कि दक्षिण पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत फोकस है। इनको दक्षिण में अपनी किला मजबूत करना है और उधर अपना प्रभाव बढ़ाना है। ऐसे में इनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की उधर से भी तलाश है। करें आप पसंद और नापसंद की बात कर रहा हूँ, शिवराज जी एक ऐसा नाम है जिसमें संघ में कोई आपत्ति नहीं है। थ्रू आउट जब उनको केंद्र में लाया गया तो शायद मैंने पहली स्टोरी की थी कि शिवराज जी को इसलिए केंद्र में लाया जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। साफ साफ कहा कि भाई भाजपा के बीच में और संघ के बीच में कोई कड़वाहट नहीं है, सामंजस्य है। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा के साथ हम लोग बातचीत करके काम करते हैं। आशुतोष जी बहुत बढ़िया है। आप गांव चले गए, इस चक्कर में आपने हमारे दर्शकों को छोड़ दिया। ठीक है, दर्शकों को थोड़ा आनंद करने चाहिए और आदेश सर तो थे ही। हाँ आदेश जी तो थे ही। उनका हमारी कमी खली नहीं होगी, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। गांव कैसा है, कैसी रही यात्रा, गांव में चीजें कैसी हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में हम सब रहते हैं, ज्यादातर लोग कमाई धमाई के चक्कर में, और गाँव याद तो आता ही रहता है। हम लोग गाहे बगाए कभी जाते रहते हैं। कितना बदला है गाँव आपका पिछले लंबे समय से, जब आप दिल्ली में रह रहे हैं? गाँव बार बार कभी कभी जाना होता है तो देखिए बहुत बदला है। जो गांव पहले हुआ करता था वैसा अब नहीं है। पहले हमें याद है कि पेड़ों के छांव के तले और पीपल के पेड़ के तले बड़ी सी सभाएं लगती थी, लेकिन अब राजनीतिक जहर इतना घुल गया है कि कोई प्रधानी चुनाव में परेशान है, कोई विधायकी चुनाव में परेशान है, मतलब अपना कलेश कुछ है ही नहीं। पॉलिटिकल कलेश इतना हो, कोई हिंदू मुस्लिम में परेशान है। तो अब वो हेल्दी बहस का मौका, और सबसे बड़ी चीज़ ज़मीन, वहाँ ऐसा लग रहा है कि धरती हर कोई पड़ोसी खोद के लिए जा रहा है। तो इन सब के बीच में अच्छा रहा, इंटरटेनिंग रहा, मज़ा आया। होली में सबसे मिलने को मिला, बहुत सारे पुराने लोग मिले, तो ये सब रहा। लेकिन ये गांव का एक अलग ही आनंद है, उसकी कटुता में भी एक प्रेम है। उसको जब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे जो लोग कभी गाँव में नहीं रहे, जैसे दिल्ली के हमारे बहुत से साथी हैं जो गांव कभी रहे ही नहीं, जो जिन्होंने गांव को किताबों में पढ़ा, हमारी जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए गांव वैसा हो सकता है कि हरा हरा बैल जाते हुए, हरियाली, आम के गाछ, आम के पेड़। लेकिन जो गांव में रहा है वो गांव की अच्छाई, मतलब ये सब अच्छाई है, खेत खलिहान, खुला वातावरण, आम के बागीचे, लीची के बागीचे, केले के बागान, तो ये तो अच्छी चीज है। उसका डाउनसाइड भी है, जमीन को लेकर के झगड़ा, आपस में मत मुड़ौल, गुतिया दियाद की लड़ाई, जलनखोरी, तो ये दोनों गांव के हिस्से हैं। और गांव इसी से पूर्ण होता है, मुझे लग रहा है। खूबसूरती कह लीजिए, खूबसूरती है। लेकिन अंत में क्या है कि ऐसा कटुता नहीं है। आदमी का पड़ोसी लड़ाई भी हो जाएगी, लेकिन आपका दुख में जब हो गया आप, तो सबके सब पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं। आप यहाँ किसी 18वीं मंजिल में अगर बंद है तो बगल वाला नहीं जानेगा। गाँव में है तो 4 गाँव के पीछे 4 गाँव के आगे अच्छा और बुरा आपका सब जानेंगे। तो ये सब उनकी खूबसूरती है, गांव की संस्कृति की। सबसे पहले तो एक चर्चा जो थमने का नाम नहीं ले रही है, हम लोग भी कई एपिसोड में बतिया चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम कुछ जगहों पर मैं पढ़ रहा हूँ कि उनके भी नाम है। अगला अध्यक्ष जो है महिला हो सकती है, क्या है? देखिए ये तो आपने यक्ष प्रश्न पूछा है, तो यक्ष प्रश्न का जवाब देखिए देते देते 5 लोग शहीद, वो मतलब मूर्छा में हो गए थे। युधिष्ठिर जी बचे थे, तो मैं वो युधिष्ठिर नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं कोई अर्जुन हूँ या भीम हूँ, जल पी के गिर जाऊँ। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा प्रतिनिधि सभा में भी ये सवाल पत्रकारों ने पूछा कि क्या है, तो संघ का जो एक जवाब होता है कि भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं, उनके संगठन का एक अलग सिस्टम है, उस सिस्टम से कार्य चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात लास्ट में ये कही कि जल्द ही आप लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये अपने आप में एक संकेत था कि चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब यूपी में ठना हुआ है, यूपी में तय नहीं कर पा रहे हैं किसको दें। अब यूपी में भी समझ में आता है कि भाई बाबा वाला जो लॉबी है उसको मेंटेन करें या केंद्र वाला। आपको पता ही है बाबा में और केंद्र में ऐसी अफवाहें रहती हैं बाहर की, बहुत नहीं जम रहा है। तो अब उसमें ये तो अफवाहें रहती हैं। आप जब कुछ कहिए तो फिर कुछ पक्का हाथ रखिए वहाँ कि अफवाहों में दम है कि नहीं। अफवाहें तो दर्शक जान ही रहे। नहीं, दम तो कहें बिल्कुल है ही, क्यों नहीं है भाई। लोकसभा के चुनाव में जब सीटों को लेकर बात उठी भाजपा में, तो कुछ सीटों पर बाबा को आपत्ति थी, लेकिन केंद्र ने नहीं माना। उनको लगा कि नहीं हमारा निर्णय सही है। तो जाहिर सी बात है ये मतभेद, मनभेद तो नहीं लेकिन मतभेद तो है ही और होना भी चाहिए। तो वो अलग विषय है। अभी यूपी में बचा हुआ है, प्रदेश अध्यक्षताएं करना है। सेंट्रल का ये पहले हम लोगों ने लिखा कि भाई प्रतिनिधि सभा की बैठक हो जाएगी, उसके बाद चीज़ें लाइनअप होंगी। तो अब लाइनअप होने की स्थिति में तो अध्यक्ष का चुनाव आ रहा है। उसमें जो अभी 3 मेजर नाम हैं, अगर मुझे लेना हो तो उसमें
अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, अच्छा। शिवराज जी हैं और तीसरे जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आपने निर्मला जी की बात कही, मैं कहीं पढ़ रहा तो नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में पिछले एपिसोड में आपसे कहा भी था कि दक्षिण पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत फोकस है। इनको दक्षिण में अपनी किला मजबूत करना है और उधर अपना प्रभाव बढ़ाना है। ऐसे में इनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की उधर से भी तलाश है, जिसकी हिंदी भी ठीक हो, जिसका संगठन में अच्छा पकड़ हो, संघ से अच्छा सामंजस्य हो, विचार का हो। तो उस बात से मैं फिलहाल नकार नहीं सकता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कैबिनेट से, जैसे आपने निर्मला जी का नाम जोड़ा, कैबिनेट से कोई 3 नाम अगर इनको लेना होगा, तो जो मैंने 3 नाम बताया उसमें और मजे की बात यह है कि इसमें से तीनों अपने आप को प्रबल दावेदार एक तरीके से मानते हैं। अच्छा। बुराई नहीं है। हाँ, नहीं, तीनों नाम जो है बहुत ही रेपुटेड नाम है, बहुत सम्मानित नाम है, और मुझे लगता है कि इनमें से अगर कैबिनेट से ला रहे हैं तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति हो सकता है। अब इनके मेरिट्स पे थोड़ा बात करते हैं। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का आप देखिए, पूरी तरीके से विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड है, 1 नंबर के एक संघ से जुड़े व्यक्ति रहे हैं और 1 नंबर की मिनिस्ट्री भी एक तरीके से उनके पास है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से ठीक ठाक सामंजस्य है ना। शिवराज जी का बात करें, आप पसंद और नापसंद की बात कर रहा हूँ, शिवराज जी एक ऐसा नाम है जिसमें संघ में कोई आपत्ति नहीं है। थ्रू आउट जब उनको केंद्र में लाया गया तो शायद मैंने पहली स्टोरी की थी कि शिवराज जी को इसलिए केंद्र में लाया जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, और संघ की पसंद रहे भाई। 15 सालों तक उन्होंने एक तरीके से एक स्टेट को संभाला और बहुत ग्रेस के साथ बहुत कठिन परिस्थितियों में संभाला। तो मृदुभाषी भी हैं, समझदार भी हैं, मुश्किल से मुश्किल चीजों का अच्छे से डील भी करते हैं। अभी लोकसभा में जब वो बोलते हैं कृषि मंत्री के तौर पे, तरीका देखिए कैसे आदमी जवाब देता है, कड़े से कड़े सवाल का, हंस के मुस्कुरा के, और जवाब में जो कहना वो कहता है, लेकिन कोई वो नहीं, करवाहट नहीं रहती शिवराज सिंह चौहान में, और इनकी खासियत है। माना भी जाता है कि वे संगठन में जो उनको एक बहुत समय के बाद कोई चाचा नेहरू बन पाता है, मामा शिवराज बन पाता है, ये सब बहुत समय खपाने के बाद, बहुत ऊर्जा लगाने के बाद, बहुत आत्मीयता के बाद हासिल करता है। तो शिवराज जी का वो कैटेगरी है। एक समय में शिवराज सिंह चौहान का नाम तो प्रधानमंत्री के लिए भी चल रहा था, जब मोदी जी गुजरात से आ रहे थे और ये यहाँ थे। मुझे याद है वो दिल्ली में बैठक जो हुई थी, बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक थी मुझे जहाँ तक, जिसमें मोदी जी के नाम की घोषणा हुई थी। राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे और मैं उसको कवर कर रहा था एज ए फोटो जर्नलिस्ट। तो जब वो कार्यकारिणी खत्म हुई, एक तरीके से मोदी जी के नाम पे मुहर लग गई थी, और मतलब ऐसे संकेत दे दिए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे उस कार्यकारिणी की बैठक में। तो जब सब जाने लगे तो पत्रकारों ने फोटोग्राफर्स का जो एक रहता है इशरार कि भाई फोटो खिंचवा लीजिए, तो उसमें राजनाथ सिंह को कहा गया, तो उन्होंने एक तरफ मोदी जी का हाथ उठाया और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को बुला करके उनका हाथ उठाया, दोनों का हाथ उठाया था उस समय। तो वहां से फिर एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये अभी जो मुहर लगी ये पूरी नहीं है, फिर वो गोवा में और तमाम चीजों में उसको लेकर के वो हुआ। तो अब मेरा सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान अभी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये उनका दूसरा टर्म है, उम्र भी मोदी जी की हो रही है, क्या है मतलब ये संभव है? मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है शिवराज सिंह चौहान के लिए। संभव की बात यह है कि देखो, अगर कैबिनेट से इनको लेना है तो भाई अब संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चलेगा जो वैचारिक ना हो, जिसका कम से कम संघ की स्वीकृति सीधे तरीके से कहें तो वो होना चाहिए। अच्छा, वहाँ कहा भी प्रतिनिधि सभा के बैठक में साफ कहा कि भाई भाजपा के बीच में और संघ के बीच में कोई कड़वाहट नहीं है, सामंजस्य है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा के साथ हम लोग बातचीत करके काम करते हैं। तो इससे एक तरीके से तो ये साफ हो गया कि अगर इतना सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा दोनों की सहमति से होगा। तो इस नाते शिवराज जी का नाम आता है। शिवराज को लोग पसंद करते हैं संघ में। खट्टर जी खुद संघ से ही पूर्णकालिक है ना। अभी आपने खबर देखा होगा कि उन्होंने तो अपना घर और पैसा वैसा जो भी था वो सब सौंप दिया है। पीएम के मित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएम ने खुद ही कहा है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, पीएम ने खुद ही कहा है स्कूटर पे घूमते थे। भाई वो भी एक मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी भी एक मुख्यमंत्री थे। तो शिवराज जी को कैसे लाया गया आपने देखा, और हरियाणा से मनोहर जी को कैसे लाया गया आपने देखा। तो मेरे को लगता है कि मान लीजिए, ऐसा मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ, कि अगर प्रधानमंत्री को किसी व्यक्ति पर वीटो लगाना हो, तो अगर तीनों में से चुनना हो, तो प्रधानमंत्री को अगर ये करना हो तो कहेंगे भाई मनोहर जी को ले लो।
आपको भी, आप भी किसी ऐसे पद पे जाएं और आपको अपनी टीम खड़ी करनी हो तो आप भी अपने व्यक्ति को, हाँ, जिनको आप जानते हैं, चाहेंगे, जिनका आप नाराज होना, जिनका पसंद सब खुश कुछ हो, सब जानते हो, रग रग से वो हाँ। आपकी भून तेरी हर बात जानते हैं हम, क्या तो वो जो है हाँ। ऐसा मुझे लगता है कि उसमें बीटो लगा सकते अभी हैं। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आप एक किस्सा सुना रहे थे और देखिए ये किस्सों का मंच है ऑफ कैमरा। देखिए किस्सों का तो है ही, मैं यही कह रहा हूं कि मैं एक प्रबल दावेदार से मिला, इन्हीं तीनों में से अब प्रबल दावेदारों में से या जिनका नाम चल रहा है उनमें से मैं किसी से मिला। हमने कहा भाई साहब, कहा दिल्ली में मुलाकात हुई? हाँ दिल्ली में ही मुलाकात हुई और अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें ही हमने ऐसे ही इशारा किया। हमने कहा सर आपका तो बड़े जोर से कुछ नहीं यार, अब हमको तो जो पार्टी कहेगी, संगठन करेगा वही करना है, हमको अपने मन से कुछ नहीं है, हम तो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, जो आदेश दिया जाएगा उसके लिए तैयार हैं। तो हमने कहा अध्यक्ष पद के लिए भी तैयार हैं? तो फिर चौंक गए कि इसमें अब क्या कहना है नहीं कहना है, हंस के निकल गए। लेकिन स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का किसी को अध्यक्ष बनना और होना अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। और किसी भी नेता के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है उसकी इच्छा तो रहनी ही हाँ, चाहिए, बिल्कुल उसमें रहनी कहीं चाहिए, उसमें हम लोग नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसको बनाती है। लेकिन जो हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछले कई एपिसोड से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आप साउथ को लेकर के खासतौर पर तमिलनाडु का जिक्र कर रहे थे और अभी तमिलनाडु की बात हुई थी, इसलिए मैं वो अगला सवाल वहीं से ले रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है AIADMK महासचिव पलानीस्वामी से हुई है। क्या इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या तमिलनाडु में एंट्री का रास्ता बीजेपी ने खोज लिया है? देखिए ऐसा है, जिस तरीके से आप इसको ऐसे समझिए, जिस तरीके से स्टालिन की बेचैनी है ना और भाजपा की तैयारी है, दोनों में कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे को समझ में चीजें आ रही हैं कि अगर AIADMK के साथ आते हैं तो इनका मत प्रतिशत कितना है ना, भाजपा का किस तरीके से लोकसभा में बढ़ा है, दोनों को जोड़ दीजिए और इंडिया गठबंधन को जोड़ दीजिए तो 5% का सिर्फ अंतर है। ऐसे में अगर इन दोनों का सामंजस्य बन जाता है तो वो जो हिंदी विरोध का आंदोलन उन्होंने शुरू किया है ना, वो सब फीका पड़ जाएगा। और परिसीमन की रही बात जिसको लेकर चिल्ला रहे हैं, अगर भाजपा को लगेगा कि साउथ फतेह करना है तो परिसीमन भी रोक देंगे। क्या अटल जी ने नहीं रोका था? इसके पहले भी तो रुका है, परिसीमन रुका है, रोक देंगे। मांग रहे हैं 27 साल के, कहते हैं ठीक है क्या करना है रोक, या कुछ उसका हल निकालेंगे। भाषा वाला इनका आंदोलन देखिए एक तरीके से फीका पड़ गया। भाई PM बोल दिए, HM बोल दिए और वो भी ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से बोल दिया कि भाई हम कोई भाषा थोप नहीं रहे हैं, किसी भाषा को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरोप उन्हीं पे ही लग रहा है कि आप ही कह रहे हो कि हिंदी सबको खत्म कर दे रही, अवधी को, मगही को, 24-25 बोलियों को, भाषाओं को खत्म कर दिया, आप आरोप लगा रहे हो। तो हिंदी का उन्होंने कमजोर कर दिया। AIADMK की कुछ समय पहले HM के यात्रा से पहले की जो भाषा थी जिसपे हमने चर्चा किया था, उन्होंने कहा था नहीं जी बीजेपी के साथ मेरा कोई लेना देना। पहले ये साथ में थे ना, एक अलग पहले तो थे, अभी तो अलग हुए कुछ समय पहले, चुनाव पहले तो इनकी भाषा यही थी। अब अगर आप कह रहे थे कि आपको भाजपा के साथ नहीं जाना है तो काहे को भैया मिलने आए हो, HM से काहे मिल रहे हो, और निकल के भी करो नहीं नहीं हमारी ऐसी मुलाकात थी, तो इसके पहले काहे नहीं मिलने आए थे। तो साउथ में भाजपा ने अपना कदम मजबूत कर दिया है, संघ इनके साथ कदम ताल करने को तैयार है और स्टालिन को यह बात पता चल गई है। आने वाले समय में आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि स्टालिन के भ्रष्टाचारों का एक पुलिंदा हर दिन सिलसिलेवार खुलने वाला है। वो स्टेट में भी खुलेगा और सेंट्रल में भी खुलेगा। उसकी एक झलक अमित शाह ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा भी है, हाँ, कि भाई हम आएंगे तो इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया है कि तुम यही नहीं बैठो, प्रदेश में मत बैठो, जैसे तुमने लोकसभा चुनाव पहले पूरी प्रदेश की यात्रा कर दी थी, तुम निकलो और गांव-गांव जाओ और न सिर्फ बताओ कि किस तरीके से 3 भाषाएं आपके लिए जरूरी हैं, हम थोप नहीं रहे हैं, उनको ये भी बताओ कि स्टालिन ने क्या क्या भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरीके का परिवारवाद किया है, उसकी पूरी इन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है। और अब गांव-गांव और घर-घर भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे। अब आप देखिएगा कि क्रम से HM जाएंगे, PM जाएंगे, सारे केंद्रीय मंत्री जाएंगे और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वहां माहौल बनाना शुरू कर दिया जाएगा वक्त रहते। और ये स्टालिन भाप गए, पूरी घेराबंदी हो गई है, पूरी घेराबंदी हो गई है। जैसे करती है चुनाव से पहले पूरी घेराबंदी जो करती है वो हो गई है तमिलनाडु में। और संघ, सबसे बड़ी बात यह है कि संघ बहुत ग्राउंड पे एक्टिव हो गई है, क्योंकि संघ ने इसको बहुत अलग तरीके से लिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये देश विरोध का मामला, अगर आप किसी भाषा के नाम पर 2 प्रांतों में इस तरीके का वहमरस पैदा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
भाषा के नाम पे आप नहीं कर सकते हो भाई। उन्होंने अपने प्रतिनिधि सभा में इसकी प्रॉपर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि इस तरीके पे इन विषयों पे राजनीति नहीं होना चाहिए और स्वयंसेवक ग्राउंड पे जाएंगे, बताएंगे रियलिटी, रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि साउथ में संघ का साथ बीजेपी को या एनडीए को मिलने वाला है और साउथ में आने वाले कुछ सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। साउथ से सीधा आ जाते हैं इधर नॉर्थ की तरफ, हाँ, ये एकदम ऊपर से ऐसे जो वो गूगल मैप पे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना, वो वाला बिहार। हाँ, अरे वाह। हालांकि बिहार पे हम लोग एक चर्चा कर चुके हैं, मैंने आपको बताया, ठीक लेकिन बिहार में बीजेपी के हवाले से दो सवाल है मेरे आपसे। एक, मैं पढ़ रहा था, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम सबके पास खबरें ऐसी पहुंचती है कहाँ कौन सी बैठक हो रही। पहले हम तक खबर व्हाट्सएप विश्वविद्यालय तो नहीं है, नहीं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, वो हमारे काम का ग्रुप होता है, आपका भी होगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो बिहार दिवस कार्यक्रम हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो देश के उन इलाकों में जहाँ बड़ी संख्या में बिहारी रहते हैं वहां जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको पूरा प्लान समझा रहे हैं। तो ये आउटरीच का जो मामला है, मतलब उन तक पहुंचने की जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, मुझे लग रहा है बिहार की पहली पार्टी है जो वो इस तरीके से जिसने काम करना शुरू कर दिया है, जिसने लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। बाकी पार्टियां सीट और बाकी चीजें फंसी हुई हैं, तो ये कैसे इतनी जल्दी तय हो गया कि अब हमें शुरू कर देना चाहिए, एक्शन मोड में आ जाना चाहिए? देखिए, भाजपा की अपनी एक माइक्रो मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी रहती है। अब वो मान के चले, वो चुनावी मोड में आ गए हैं, पहले ही आ गए, अभी नहीं। अब वो कह लीजिए कि वो स्टेप 1 पे हैं कि स्टेप 2 में हैं, वो तय करेंगे। लेकिन ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि देश भर में जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में मतदाता हैं, उनको फाइंड आउट किया जा रहा है कहाँ हैं, किस संख्या में हैं, उनके बीच में किस प्रभावी नेता को भेजा जाए, संगठन के लोगों को भेजा जाए, सरकार के लोगों को भेजा जाए, विधायक को भेजा जाए, सांसद को भेजा जाए। क्योंकि इनको ये लगता है कि जो बाहर का मतदाता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, वो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ से तैयार करके भेजेंगे, बातचीत करेंगे, इनका लोकल नेता इनसे बातचीत करेगा, वहाँ का नेता करेगा, तो ये जाएगा अपना वोट करके चुपचाप आ जाएगा। और आपने देखा होगा, अब तो दिल्ली में हम लोग यूपी बिहार के हैं, तो जब चुनाव होता है तो यहाँ बसें लगनी शुरू हो जाती हैं। इतखोड़ा में अलग बस लगा है, ममूरा में अलग बस लगा है, और दिल्ली में गौतम विहार में अलग लगा है, इंदिरापुरम से अलग जा रहा है। तो अब ये प्रथा चल गई है। यूपी बिहार चूँकि जो रूट से बहुत कनेक्टेड है, वो एक रात की जर्नी है, तो इस दृष्टि से खासकर राजधानी पे बहुत फोकस है। और यहाँ पर न सिर्फ बिहार की टीम या बिहार के लोग, बल्कि दिल्ली वाली यूनिट जो है वो भी इनकी मदद कर रही है और करेगी। और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हर एक मतदाता को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। बिहार का चुनाव है, आसान नहीं है, और भाजपा उसको हल्के में बिल्कुल लेने के मूड में नहीं। एनडीए की बैठक भी हुई है, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उसके पहले एनडीए की पहली बैठक मेरे ख्याल से हुई है। तो सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है पार्टियों के बीच में। ऐसा है कि सीट शेयरिंग अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा सीट शेयरिंग का कहना। मैं इसको दूसरे नज़र से देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही खबर लिखा था, परसों एक खबर आई कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पार्लियामेंट के अंदर सभी सांसदों की एक ब्रीफिंग कार्यक्रम रखा गया है, और उसमें सभी सांसदों, कोई भी बिल जब आता है, मतलब पेश किया जाता है, तो सांसदों के लिए ब्रीफिंग प्रोग्राम रखा जाता है। मैंने वो खबर भी देखी और मैंने लोकसभा टीवी पे ही चलते हुए देखा, तो मैंने कहा भाई महत्वपूर्ण है। अमूमन ये कहा जाता है कि जब बिल को, विधेयक को लाना होता है सदन में, तो इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। हालांकि ये रूटीन प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन माना ऐसा जाता है। तो मुझे लगा कि आने वाला है। कुछ और मेरी नेताओं से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि भाई विधेयक तो आना ही है, उस पर तो एनडीए की सहमति है ही, और जो भी हमारे जेपीसी में जो मुद्दे थे, जो संशोधनता हो गया, अब उसको तो लाना ही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगले दिन जो 9 बजे, 9:30 बजे के 10 बजे के आसपास होनी थी, अचानक कैंसिल कर दी गई। फिर पता चला कि आज जो है संजय जायसवाल जी के यहाँ एनडीए की बैठक है। तो मेरे जो सूत्र हैं, उन्होंने कहा कि इस बैठक को जानबूझ के कैंसिल की गई है, अभी थोड़ा एनडीए में और चर्चा होगी। कुछ ने तो ये भी कहा कि भाई बिहार में खासकर जेडीयू और कुछ और एनडीए के घटक दल ये चाह रहे हैं कि इसको जो है चुनाव तक टाल दिया जाए। लेकिन अब कुछ और भी लोगों का कहना है कि भाई चुनाव क्यों टालना, पहले ही बातचीत हो गई है, इसको करना है तो निपटा लेना है। तो भाजपा निपटाने के मूड में इस विधेयक को लाके संसद में, मतलब ईद के बाद इसको पार करने के मूड में है। और जो उनके सहयोगी दल हैं कुछ, खासकर जेडीयू और 1-2 दल,
वो लोग चाह रहे हैं कि भाई बिहार चुनाव तक क्यों आप बखेड़ा खड़ा करोगे, अभी आप इसको छोड़ दो। आपने देखा ही किस तरीके से नीतीश जी के इफ्तार पार्टी में एक तरीके से मुसलमान जो प्रतिनिधि थे उनके वो नहीं गए प्रतिनिधि थे, धर्मगुरुओं ने बॉयकॉट हो गया। किनारा कर और दिया। जेडीयू का एक वोट बैंक भी मुस्लिम बैंक रहा भी। है, चिराग पासवान का भी थोड़ा चिराग बहुत का भी रहा बिल्कुल है। है, बिल्कुल है। और तो इन दोनों को डर होगा ना, इन बिल्कुल, दोनों को हम डर- वाले उनको भी है, हाँ। उनको भी लगता है कि भाई हमारे पास वोटर्स हैं, वो तो चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ तैयार है तो थोड़ा पोस्टपोन कर दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाई उसको, भारतीय जनता पार्टी को बताइए कोई नुकसान है क्या? नहीं। वो तो मोदी किट मोदी जी का तो दिलचस्प है ना, एक बहुत तरफ मजा। आप वक्फ पे बिल ला रहे हैं, एक तरफ मोदी किट बांट रहे हैं। वोट आपको एक नहीं मिल रहा है, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, पर हाँ। मेरा ऐसा मत है नहीं, कि मिलता है कुछ चुनावों में कुछ मिला, नहीं, लेकिन कुछ हाँ, मुस्लिम- मतलब भारतीय मुस्लिम जनता का- पार्टी के बहुत से नेताओं की जो बयानबाजी है, जो उनका लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से सही बात है कि एक वर्ग दूरी बना के रखता है भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी से। बिल्कुल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ वो वक्फ बोर्ड ला रहे हैं, है ना, एक तरफ उसमें पूरी पुरजोर कोशिश है, दूसरी तरफ आप किट बांट रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये पहली मैंने तो पता नहीं आपको पता हो नहीं, मुझे तो लग रहा है पहली बार ऐसे किट बांटने की योजना। मतलब पहले वही इफ्तार पार्टी का आयोजन था, भारतीय जनता पार्टी वो इफ्तार पार्टी तो नहीं करती है, हाँ, तो मुझे लगता है इस बार शायद वो किट बांट करके वो और वो भी उसका देखिए संख्या बड़ा है, शायद 34-35 लाख लोगों को किट बांटना है, तो बड़ी संख्या है। और ये लोग कमाल का, कई बार हंसना भी आता है कि भाई कर क्या रहे हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपने बात बताई वक्फ बिल वाली, बिहार चुनाव, उसमें देख करके जो मुझे लग रहा है कि तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही गठबंधन के साथियों को निपटाने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि चुनाव से पहले आ जाए बिल। हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, जब जेपीसी में भेजा गया या जब बिल लाया गया तो एनडीए की सहमति से लाया गया ना, और एनडीए की सहमति से ही इसको पास होना है। तो जब पास होना है तो इनका कहना है कि भाई जब तैयार हो गया है, जेपीसी ने इसको हरी झंडी दे दी है, आ गया, तो अब इसको रख के पास करो। तो जेन्युइन बात तो ये है, लेकिन नफा नुकसान तो आपको देखना है ना। एनडीए आपके सहयोगी दल हैं, उनकी आपको सुननी पड़ेगी, खासकर नीतीश कुमार की तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ संशय की स्थिति है। अभी कल भी वो तो मानते नहीं कि भाई ये खाने पीने का था, ऐसे ही था, हर जब संसद सत्र चलता है तो एनडीए की बैठक होती है। भाई ये सब कहने वाली बात है, आप लोग जरूर बैठक में बातचीत करते हो, अपनी सीट वाली बात रखते हो, और इन सब मुद्दों पे पॉलिटिक्स में जो है डिनर डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स से जुड़े लोग एक जगह जुटे हैं, हाँ, और कोई बात ना कई हो, घंटे दें और उस पर कोई बात ना खाली हो, तो खाना ये कौन माना जाएगा। लग रहा जाएगा? है, ऐसा लग रहा है हर नेता 30-40 किलो खाएगा। ऐसा तो है नहीं, बातें हो रही है, बातें होंगी और हुई भी हैं। तो अब ये आप मान के चलिए कि 1 से 2 दिन में चीजें, अभी 1-2 बैठकें और होनी है। जो पटना, आपको पता है ना, अभी अमित शाह जी की शायद जिस दिन शनिवार को ही उनका यात्रा प्रस्तावित है, 2 दिवसीय यात्रा प्रस्तावित है, और वो एयरपोर्ट पहुंच के सीधे भाजपा मुख्यालय जाएंगे, उसके बाद एनडीए के लोग उसे मिलेंगे। तो उसी 1-2 दिन में चीजें शेप ले लेंगी कि वक्फ विधेयक लाना है या इसको ठंडे चुनाव बस्ते में तक टाल डालना देना है, हाँ। बिहार चुनाव तक टाल देना तो है। बिहार का चुनाव बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा, चूंकि इसके इर्द गिर्द कोई चुनाव है नहीं, एक ही तो चुनाव हाँ, है। हम लोगों के लिए भी। और बिहार में तो हर व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स से मतलब वो माहिर है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसी से बिल्कुल। खत्म करेंगे। बिहार के लोगों का नुकसान सबसे ज्यादा 2 बातों ने किया है। एक कि बिहारी सबसे ज्यादा IAS IPS बिहारी निकलते हैं। हर बिहारी, एक बार सुन लीजिए, हर बिहारी जैसे भांग के नशे में मताए रहते लोग इसी नशे में मताया हुआ है। भले वो दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, भले उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने की उसकी नहीं है, कोई प्लान नहीं है उसका, लेकिन वो मताया रहेगा इसी बात में। सबसे ज्यादा IAS IPS हम देते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। नंबर 1, वो गांव में बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके गप हाँकने वाला बिहारी हो, चाहे दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला हो। एक ये। दूसरा, बिहारी राजनीतिक तौर पे बड़े समझदार होते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं। इस दूसरा बयान ये है जिसने बिहारियों का नुकसान किया है। क्यों भैया? मैं बता रहा हूं ना, हम न तो अपने नफे नुकसान की बात करते हैं चुनाव में जनता के तौर पे, ना सही। हमें क्या मिलेगा, क्या मुद्दा, कौन पार्टी, क्या विकास, इसकी चर्चा ही नहीं होती। बिहार में लोगों को मजा आता है खैनी मलते हुए किस पार्टी ने कितनी जाति को भैया दिया। ये भी बिहार का है, इनको थोड़ा समझाइए आप। नहीं, मैं जान के ये बात कह रहा हूं, मैं बिहार का हूं और मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। दोस्त, मैं एक उदाहरण बता के खत्म करूंगा। जब मैं 9वीं में था, 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब हमारे गांव में एक दिन एक एम्बेसडर कार आई और उससे एक व्यक्ति निकले
धोती कुर्ता पहना हुआ, एकदम बढ़िया पर्सनालिटी। वो उतर के हमारे गांव में एक चचा थे, उनके दरवाजे पे गए, और वो मुखगर चचा होते ना गांव में, जो गांव सब लोग उनको पूछता है, उनके दरवाजे पे गए, बातचीत हुई, फिर वो चले गए अपनी गाड़ी से। हम उनके पास पहुंचे, हमने कहा भाई साहब ये कौन थे? तो उन्होंने कहा कि ये मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और एक टर्म चलता है हमारे यहाँ की ड्राई ऑनेस्ट हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार दिया ना, तो हमारे यहाँ पहले से चलता है ड्राई ऑनेस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये ड्राई ऑनेस्ट हैं और चुनाव में खड़े हैं। तो हम लोग नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ते थे कि प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमने कहा कि तो इन्हीं को चुना जाएगा। तो अरे इन्हीं को कौन चुनेगा, ये इतने ईमानदार हैं कि जनता इनको चुनेगी ही नहीं। तो ये मतलब राजनीति की पहली क्लास मेरी वहां से हुई। और ये देख के मुझे दुख होता है कि आप गपबाजी करने को, बात करने को, जाति के आधार पे करने को लोग ये टर्म में दे देते हैं कि बिहार के लोग बड़े जागरूक है। मेरी इस लाइन से असहमति है। अगर जागरूक होते तो बिहार की स्थिति होती। आज भी आप जाइए बिहार, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए। बिल्कुल गए। मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन आप जाइए पटना ना, आपको दिखता है कि देश के कई राज्यों की राजधानी से आप 10 साल पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। और बिहार में जाइए तो दिख ही जाता है। तो ये दो लाइनें मैं नहीं एज ए बिहारी इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि ये हमारे लिए कोई अच्छी बात है।